अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। मोहतरम नायब अमीर जमात और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बुलडोज़र जस्टिस के उन्वान से हम लोग आपसे बात करेंगे, तबादला ख्याल होगा, बातचीत होगी। ये बुलडोज़र जस्टिस इस वक्त हमारे लिए पूरी सोसाइटी में सबसे बड़ा कर्ज है, यानी कि जो सबसे दो तीन चीज़ें इस वक्त मार्जिनलाइज सेक्शन या मुस्लिम कम्युनिटी पूरे मुल्क में झेल रही है, उसमें एक बुलडोज़र, एक हेट क्राइम से मतलब मॉब वायलेंस, और उसके अलावा स्टेट टेरर से रिलेटेड कहीं पर टेरर के सस्पेक्ट के तौर पर किसी को उठा लिया और ISIS बता दिया, ISI बता दिया, या डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में कनेक्ट कर दिया। बुलडोज़र का मामला हिंदुस्तान में कभी पहले नहीं हुआ। सिर्फ कश्मीर के कुछ इलाकों में जब उनको ये ख़दशा होता था कि इस घर में सो कॉल्ड टेररिस्ट छुपे हुए हैं, तो उस वक्त वो वहाँ पर लोग ऐलान करते थे कि आप बाहर निकल आएँ, सरेंडर कर दें, हथियार रख दें, और उसके बाद वहाँ पर उस मकान पे वो ग्रेनेड वगैरह चलाते थे। लेकिन उसके अलावा पूरे मुल्क में 1947 से लेके अब तक की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से किसी के घर पे बुलडोज़र चला दिया जाए। ऑल ऑफ सडन 2017 के बाद इंडिया में बुलडोज़र का एक नया मामला पेश आना शुरू हुआ, और जो जस्टिस की जो डिलीवरी थी, वो डिलीवरी जो है वो इमीडिएट डिलीवरी के नाम से बुलडोज़र से शुरू हो गई। तो हिंदुस्तान में ये बुलडोज़र कैसे आया, कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, इसकी एक बार हमको थ्योरी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि ये इंडिया में ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया। बीजेपी की सरकारें तो पहले भी स्टेट में आई, कल्याण सिंह के वक्त में सरकार बनी, फिर राजनाथ सिंह चीफ मिनिस्टर यूपी के थे। मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त बुलडोज़र चल रहा है, वहाँ पर लगातार बीजेपी की सरकार पिछले 20 साल से है। उमा भारती रही, फिर 3 टर्म शिवराज सिंह रहे, और उसके पहले कैलाश जोशी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, सुंदरलाल पटवा चीफ मिनिस्टर थे। तो मध्य प्रदेश में तो लगातार सरकार थी। गुजरात में मोदी के दौर पर भी जब वहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ पर कभी बुलडोज़र का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो अब ऑल ऑफ सडन ऐसा क्या हो गया कि वहाँ पर बुलडोज़र जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हुए। तो ये असल जब आप ये पूरे इस मेथोडोलॉजी को आप देखेंगे तो ये मालूम चलता है कि ये पूरा जो सिस्टम है वो इज़राइल से इंपोर्ट किया गया है। जब 1947 में इज़राइल वहाँ पर इंटर किया है, तो उन्होंने सबसे पहले जिन जिन इलाकों में कब्ज़ा किया था, उन्होंने जेरूसलम में वहाँ पर बुलडोज़र चलाया था। और जो प्यूनिटिव डेमोलिशन जिसको बोलते हैं कि सज़ा के तौर पर घरों को गिराने का जो काम है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वायलेंस जो है वो इज़राइल में शुरू किया गया। और 1968 में जब वेस्ट बैंक और गाज़ा में पहली बार जो है वहाँ पे वो लोग घुसे हैं, तो उन्होंने उस इलाके में 250 मकानों को सबसे पहले गिराया है। और ओल्ड सिटी जो का इलाका जो वेस्टर्न वॉल के साथ लगा हुआ था, उस पूरे इलाके में 650 घरों को पूरा मिसमार किया गया, वहाँ से लोगों को निकाला गया और उन पे बुलडोज़र चलाया गया। उस ज़माने में कैटरपिलर नाम की कंपनी, जैसे अभी JCB की कंपनी है, तो वहाँ पर यह कहा जाता था ये कैटरपिलर का जस्टिस है। 1967 में जो बुलडोज़र इस वक्त यहाँ पर हंगामा मचा रहा है, उसने 1967 में सबसे पहले जेरूसलम में बुलडोज़र चला, और वो बुलडोज़र वेस्टर्न वॉल इलाके में पूरा चलाया गया। फिर उसी टाइम में 1987 में 423 मकानों को वेस्ट बैंक में तोड़ा गया, और 510 मकानों को बुलडोज़र के नाम पर जेरूसलम में तोड़ा गया। 2000 से 2004 के बीच में जब फ़िलिस्तीन का मूवमेंट पीक पे आया, तो उस पीक पे जो भी लोग पकड़े जाते थे, उनके पकड़े जाने वाले लोगों को जो है वो
फ़ौरन उन पे बुलडोज़र चलाया गया और उसको इंस्टेंट जस्टिस कहा गया। और 2000 से 2004 के बीच में 4100 मकान फ़िलिस्तीन के इलाकों में बुलडोज़र के ज़रिए गिराए गए। 2006 में ये तादाद जो है वो 2006 से लेकर 2018 तक का प्यूनिटिव डेमोलिशन का जो फ़िलिस्तीन का डेटा है वो ये बताता है कि 6115 मकान फ़िलिस्तीन में बुलडोज़र के ज़रिए गिराए गए। यानी कि जैसे ही उन्होंने कोई भी डाउटफुल आदमी पकड़ते थे तो वो जो है वो इमीडिएट जो है वो उसका मकान गिरा दिया जाता था। और उसके साथ साथ जो है उसमें एक उनकी और पॉलिसी थी कि कुकिंग अ स्नूक करके, कुकिंग अ स्नूक एट द लॉ। तो अगर कोई ज्यू जो है वो कोई मकान बना रहा है पूरे फ़िलिस्तीन के इलाके में तो उसके लिए कोई मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर कोई फ़िलिस्तीनियन मकान बनाता था तो उसके मकान को इमीडिएट मैपिंग के नाम पर कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से पास नहीं है, इसके नाम से पास नहीं है, इमीडिएट उस मकान को तोड़ने का राइट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने दे रखा था। और तकरीबन जो मकानों के गिराने के नंबर्स हैं वो 55,000 मकान जो हैं वो स्ट्रक्चर जो हैं वो मकान फ़िलिस्तीन में गिराए गए हैं। तो ये जो बुलडोज़र की पॉलिटिक्स है वो पूरी दुनिया में इस तरह का बुलडोज़र जस्टिस का सिस्टम कहीं नहीं था। 1947 में पहली बार बुलडोज़र इंट्रोड्यूस हुआ। 1967 में उन्होंने पॉलिसी बनाई कि ये पॉलिसी इमीडिएट जस्टिस की है कि कोई भी ऑन द बेसिस ऑफ द एक्यूजेशन, यानी कि किसी भी आदमी के ख़िलाफ़ अगर सिर्फ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाता है या सिर्फ उसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी होती है तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिगेशंस उसके मकान को गिरा दिया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में 55,048 मकान जो हैं वो गिराए गए हैं। और ये सिलसिला, ये जो 7 अक्टूबर वाला मसला है उस तक पॉलिसी के तौर पर था कि जैसे ही कोई एक्यूजेशन होगा तो सबसे पहले उसका अरेस्ट के इमीडिएट। अब 2017 में जब 14 में ये सरकारें बनी तो जो हमारे रिलेशनशिप उनके साथ में थे वो बहुत पुराने रिलेशनशिप थे, लेकिन उन रिलेशनशिप में ट्रेनिंग और प्रोटोकॉल का भी सिलसिला शुरू हुआ। जितने भी ऑफिसर्स थे वो ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाने लगे, वहाँ से लोग यहाँ ट्रेनिंग देने के लिए आने लगे। तो ये जो बुलडोज़र सिस्टम है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी नहीं है, इंडिया के जो कानून या आईपीसी है उससे भी नहीं है। ये पूरा एक इंपोर्ट किया हुआ सिस्टम है जो इजराइलियों ने फ़िलिस्तीनियों को ख़त्म करने के लिए, फ़लस्तीनियन मूवमेंट को, उनकी शिनाख्त को वेस्ट बैंक के इलाके से या जेरूसलम के इलाके से ख़त्म करने के लिए एक पॉलिसी लेकर आए थे। वही पॉलिसी यहाँ पर 2017 में इंट्रोड्यूस हुई। 2017 में जब सरकार बनी तो सरकार बनने के 4 महीने के बाद यहाँ शामली डिस्ट्रिक्ट में एक फैमिली थी मुस्तकीम करके, और उनके बारे में ये था कि ये लोकल माफिया हैं, गाय के गोश्त का कारोबार करते हैं और दूसरी चीज़ें हैं। तो ये सारे एलिगेशंस उन पे लगाए गए और मुस्तकीम उस वक्त जेल में थे। उनके साथ के लोगों का एनकाउंटर हुआ और जब पहले साल उत्तर प्रदेश की सरकार का जो 1 साल पूरा हुआ 2018 में, तो उसका जो कैलकुलेशन था कि 1 साल में उत्तर प्रदेश सरकार के योगी के टेन्योर में 1400 इनकाउंटर हुए थे, 1400 इनकाउंटर्स हुए थे। उन इनकाउंटर्स में जो मुस्लिम खासकर वेस्टर्न कम्युनिटी के जो उन्होंने पावरफुल लोगों की लिस्ट में इनकाउंटर्स किए थे, इन इनकाउंटर्स में सबको गोली नहीं मारी गई थी, बल्कि ज़्यादातर लोगों के पैरों में गोली मारी गई थी। जो तादाद 1400 की पहले साल में थी, इस वक्त वो 11,000 क्रॉस कर चुकी है 7 सालों में, 2017 से 2024 के बीच में। और ज़्यादातर लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया और उसमें उन्होंने सेलेक्टिव अप्रोच के तहत मुजफ्फरनगर और शामली डिस्ट्रिक्ट के करीब 68 मकानों को, जो कि 90% मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके मकानों में उन्होंने बुलडोज़र का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद ये आपको याद होगा
कि कानपुर के एक बिकरू गांव में विकास दुबे एक क्रिमिनल था, उसके घर पे जब पुलिस गई तो पुलिस के ऊपर उन्होंने ऑटोमेटिक वीपन से अटैक किया और उसके नतीजे में विकास दुबे की प्रॉपर्टी जो है जितनी भी थी उन्होंने गिरा दी। फिर उसके बाद जो है अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की जो प्रॉपर्टी थी उसको उन्होंने गिराया और उन्होंने कहा कि हमने 67,000 एकड़ जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हमने फ्री किया है। अब इसमें हमेशा घालमेल ये रही है कि प्यूनिटिव डेमोलिशन और इंक्रोचमेंट के डेटा को हर सरकार बहुत आसानी से गटमट कर देती है। यानी कि किसी इलाके में जो इंक्रोचमेंट यानी कि रेहड़ी पट्टी जो फुटपाथ पे लग जाती हैं उसको हटाया जाता है तो उसको प्यूनिटिव डेमोलिशन के डेटा के साथ में वो मर्ज कर देते हैं ताकि जो विक्टिम की आइडेंटिटी है वो उभर कर सामने नहीं आ पाए। तो यूपी में उन्होंने कहा कि हमने 6,700 एकड़ प्रॉपर्टी जो है वो लोग कब्ज़ों से निकाली है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में इससे पहले बुलडोज़र नहीं चला था। यूपी के अलग अलग 17 डिस्ट्रिक्ट्स में पहले बुलडोज़र चला। उसके बाद मध्य प्रदेश में बुलडोज़र का जो इस्तेमाल शुरू हुआ वो पहला इस्तेमाल उन्होंने शहडोल में एक रेप एक्यूज़ के घर पे किया। फिर उसके बाद रीवा में भी एक रेप एक्यूज़ के घर पे हुआ। फिर आपको याद होगा कि 2020 में एक कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट मध्य प्रदेश के कई इलाकों में नोट किए गए थे जिसमें सेंधवा, खरगोन, खंडवा, ये रामनवमी के मौके पर 4-5 जगह पे कम्युनल वायलेंस हुए थे। तो सेंधवा में 11 मकान थे मुसलमानों के, वो इमीडिएट 3 दिन के अंदर तोड़ दिए गए थे बुलडोज़र से और तकरीबन 89 स्ट्रक्चर जो थे वो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में मुसलमानों के तोड़े गए। फिर उसके बाद हर वीक में एवरेज 4 या 5 मकान जो है वो मुसलमानों के गिराए जाते रहे। अब उसमें एलिगेशन का जो स्टाइल होता था वो ऐसा यहाँ तक का स्टाइल था कि रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, उस पर एलिगेशन ये लगा कि कुछ मुसलमान लड़कों ने छत से उस पर थूक दिया है। अब थूकने का केस दर्ज हुआ, केस दर्ज होने के नेक्स्ट डे जो है वो उनके मकान तोड़ दिए गए। बाद में जो विटनेस जिसके बेसिस पर पूरा केस बिल्ड हुआ था उस विटनेस ने कोर्ट में कहा कि पुलिस ने मुझ पे प्रेशर डाला और प्रेशर डालने के तहत उस टाइम पे मेरा ये स्टेटमेंट लिया था जिसके बेसिस पर केस बिल्ड हुआ था और कोई भी आदमी मैंने थूकते हुए नहीं देखा। लेकिन जिन 4 लड़कों को पकड़ा गया था उनके मकान तो टूट चुके थे, अब वो कोर्ट से बरी होके आ गए। या खरगोन में ये एलिगेशन था कि पहले एक मॉब आई और वो रमज़ान का वक्त था, अफ्तार के वक्त पे उन्होंने मस्जिद पे नारेबाजी शुरू करी, कुछ लोगों का कहना है पथराव शुरू किया, फिर मस्जिद से लोग बाहर निकले, वहाँ पे कन्फ्रंटेशन हुआ, फिर कई मुस्लिम इलाकों में उनके साथ में कन्फ्रंटेशन हुआ और जो आगजनी के वाक़यात थे वो भी मुस्लिम मकानों के साथ थे। लेकिन उसके बाद फिर अचानक जो मकान थे वो टूटे। उसी सीरीज़ में नूह में जब कम्युनल वायलेंस हुआ, जब वो यात्रा निकल रही थी तो 70 दुकानें वहाँ पर मुसलमानों की एक साथ, जो मेडिकल कॉलेज हसन खान मेवाती है वहाँ पर उनकी दुकानें तोड़ी गईं। तो इसी के साथ साथ 2020 में आपको याद होगा कि जब ये खरगोन का मसला चल रहा था तो उसके टाइम पर जहांगीरपुरी में छोटे छोटे कच्चे स्ट्रक्चर थे। तो वो कच्चे स्ट्रक्चर जहांगीरपुरी वायलेंस के 3 दिन बाद उन्होंने, वहाँ पर आबादी बंगाली स्पीकिंग लोगों की ज़्यादा है जहांगीरपुरी के उस इलाके में, और वो सब जो है वो स्क्रैप का काम करते हैं या कूड़े का काम करते हैं और उन्हीं के बीच में कुछ कोल्ड ड्रिंक की दुकानें, कुछ पान की दुकानें। तो उनकी जब टूटने की कार्रवाई हुई 2020 में तो उसको कोर्ट के ज़रिए रोका गया। उसके अलावा गुजरात के खंबाट में भी उसी टाइम पे मकान तोड़े गए। कर्नाटका के हुबली डिस्ट्रिक्ट में जब बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो वहाँ भी हुबली डिस्ट्रिक्ट में भी 5 वाक़यात मकानों के तोड़े जाने के हुए। और ये सारे मकान जो तोड़े गए हैं प्यूनिटिव डेमोलिशन के तहत, जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। प्यूनिटिव डेमोलिशन ये कि किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में किसी आदमी का नाम आ जाए तो उसको इमीडिएट सज़ा दे देना। उस इमीडिएट सज़ा में जावेद मोहम्मद साहब का घर भी था।
पहला राउंड जो मकान टूटने का हुआ वो रामनवमी के कम्युनल वायलेंस थे, जिसमें गुजरात के खंबाट में, हिम्मतनगर में, मध्य प्रदेश के खरगोन में और सेंधवा में यहाँ पर वायलेंस हुआ और मकान तोड़े गए। राजस्थान के करौली में भी कम्युनल वायलेंस हुआ था, लेकिन करौली में उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी तो पकड़े गए लोग बेल के छूट के आ गए, लेकिन मकान उनके तोड़े नहीं गए। दूसरा राउंड हुआ नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट का। नुपुर शर्मा के जो ब्लास्मी का रिमार्क था, रिसालत की शान में गुस्ताखी थी, उसके बाद मुसलमानों के सहारनपुर में जुलूस निकले, हाथरस में निकले, अलीगढ़ में निकले, इलाहाबाद में निकले, कानपुर में निकले, रांची में निकले। तो रांची में बुलडोज़र नहीं चला बिकॉज ऑफ दैट अगेन कि सरकार वहाँ पर जेएमएम की थी। हालांकि 10,000 अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई और कुछ लोगों के गोलियां लगी थी, उनको ही पत्थरबाजी में मान लिया गया, लेकिन बुलडोज़र नहीं चला। लेकिन सहारनपुर में उसके बाद बुलडोज़र चलाया गया, कानपुर में उसके बाद बुलडोज़र चलाया गया, और इलाहाबाद का जो बहुत इनफेमस केस था जावेद मोहम्मद साहब का, कि जो हमारे जमात के साथियों में थे, जिनका घर उनकी वाइफ के नाम पे था और उस पे उन्होंने नोटिस उनके नाम से भेजा, और नोटिस जो है वो सैटरडे मॉर्निंग का था, दोपहर के बाद उन्होंने नोटिस पेस्ट किया था, और नोटिस जावेद मोहम्मद के नाम, मकान परवीन फातिमा के नाम, और उसके बाद उन्होंने वो मकान संडे मॉर्निंग में 9 बजे आके उसको तोड़ दिया था। तो ये एक सेकेंड सीरीज़ थी। और उसके बाद मध्य प्रदेश में लगातार मकानों के टूटने का सिलसिला, हर छोटे छोटे एलिगेशन में, यानी कि कहीं पर एक केस हुआ कि किसी देवबंदी काजी साहब जो है वो मुहर्रम के जुलूस में चले गए, तो लोगों ने उनको देख के नारे लगाए, काजी साहब जिंदाबाद। काजी साहब का ये सोचना था कि हमारे यहाँ फ़िरका वारियत ज़्यादा है, वो कुछ कंट्रोल में आ जाएगी, मैं अगर बरेलवी आलिम दीन के घर चला जाऊँगा जहाँ जुलूस वगैरह का मामला चल रहा है, तो वो काजी साहब जिंदाबाद के नारे को मैनिपुलेट किया गया, पाकिस्तान जिंदाबाद, और बुलडोज़र चला दिए गए, लोग पकड़ लिए गए, उनके खिलाफ जो है वो NSA लगा दिया गया। तो इस तरह के वाक़यात मध्य प्रदेश में लगातार हुए। रतलाम डिस्ट्रिक्ट में अभी पिछले हफ्ते बुलडोज़र चलाया गया। उसके बाद कल रात में तकरीबन 800 साल पुराना एक कब्रिस्तान है, जब मुसलमान बहुत इनिशियल फेस में आए थे सोमनाथ के पास में, तो वहाँ पर कल रात में बुलडोज़र चलाया गया। उसके अलावा 2 दिन पहले जो मध्य प्रदेश के 2 अलग अलग मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बुलडोज़र चलाए गए। इस पूरे 7 सालों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो नंबर्स नज़र आते हैं वो यूपी के हैं, लेकिन जो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, ग्राउंड पे जो काम करते हैं, उनका कहना है कि ये सारे नंबर एक तरफ हैं, आसाम के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आसाम बहुत एक आइसोलेटेड लोकेशन है, वहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, लोग जा नहीं पाते हैं, इसलिए आसाम के क्योंकि सरकारी आंकड़े कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे। सरकारी आंकड़ों के नज़दीक तो वो इंक्रोचमेंट है, इस इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, इसलिए उसको गिरा दिया गया है। लेकिन जो ये डेटा है वो डेटा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग लोग इस पे काम करते हैं, कुछ हम लोगों का भी काम है, तो ये आंकड़े हम लोगों के हैं, तो आसाम में रीच बहुत मुश्किल है। तो लोगों का ये कहना है कि इसमें नंबर 1 आसाम है, बाकी दूसरे स्टेट अलग हैं। लेकिन ओवरऑल अगर जो डेटा माना जाए तो 7 सालों में 7 स्टेट में 1935 बड़े स्ट्रक्चर गिराए गए हैं। इसमें वो छोटे स्ट्रक्चर नहीं हैं, जैसे नूह में दुकानें एक साथ गिरा दी गई थी, वो स्ट्रक्चर इसमें शामिल नहीं हैं। मुख्तार अंसारी की अकेले 300 प्रॉपर्टी यूपी में गिराई गई हैं, सिर्फ अकेले मुख्तार अंसारी की। उसके अलावा मोइन खान अभी एक रिसेंट अयोध्या में थे, जिनका एक गैंग रेप से मामला जोड़ा गया और उनकी 30 दुकानें गिरा दी गई। तो ये सारे वो केसेस हम उस पर बातचीत कर रहे हैं जो प्यूनिटिव डेमोलिशन के तहत गिराई गई, ना कि जो है वो इंक्रोचमेंट की ड्राइव थी, एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव थी, इनका उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो यूपी में 1535 बड़े स्ट्रक्चर जो हैं वो डेमोलिशन के तहत सिर्फ इस बात पे कि ये इल्ज़ाम आप पे लगाया गया, और इल्ज़ाम लगने के फौरी बाद जो है कोई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बगैर जो है वो इमीडिएट अगले दिन 2 दिन के अंदर, और नॉर्मल ये देखा गया है कि हर बार जब बुलडोज़र चला है तो सैटरडे में कभी अगर नोटिस आया है तो सैटरडे में 1 हफ्ते पुराना, 10 दिन पुराना, 12 दिन पुराना नोटिस आया, और उस नोटिस के बाद जो है वो
इमीडिएट मकान अगले दिन गिरा दिया गया। और हमेशा नोटिस बैक डेट का सैटरडे में चिपकाया जाता था, 10 या 12 दिन पुराना, कभी कभी 1 महीने पुराना भी नोटिस होता था। या नोटिस चिपकाया नहीं गया तो कोर्ट में वो साबित कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 259 स्ट्रक्चर्ड वो हैं जो मुसलमानों के थे और प्यूनिटिव डेमोलिशन के तहत इनको गिराया गया। राजस्थान में 10 हैं। राजस्थान में जब तक पिछली सरकार थी कांग्रेस की, तब तक वहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं गिराया गया था। जैसे ही सरकार चेंज हुई है, अलवर में रामगढ़ के इलाके में गौकशी के 2 वाक़यात हुए, उन वाक़यात से वहाँ पे बुलडोज़र चलाना शुरू हुआ है। और 10 ऐसे स्ट्रक्चर्ड हैं मुसलमानों के जिनको प्यूनिटिव डेमोलिशन के तहत, यानी कि इमीडिएट जस्टिस या इमीडिएट इनजस्टिस या इंस्टेंट जस्टिस के नाम पर उनके मकानों को गिराया गया। हरियाणा में 64 ऐसे स्ट्रक्चर हैं मुसलमानों के जिनको गिराया गया। गुजरात में 55 हैं। तो अब ये पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि एक जगह जो है 70 दुकानें इंदौर में इलीगल इलाके में थी, यानी कि इंक्रोच्ड इलाका था वो नगर निगम की लैंड पर, और वो बहुत कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर नहीं थे, छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो बन जाते हैं बांस वांस लगा के, वो 70 दुकानें थीं। अब उन 70 दुकानों में से 55 दुकानें जो हैं वो 50 दुकानें हिंदुओं की थीं और 20 दुकानें मुसलमान की थीं। तो अब कोर्ट में क्या होता है, अब ये तो पूरा मैंने आपके सामने एक मैपिंग रखी कि कहाँ से ये आइडिया आया और ग्राउंड में कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। अब हम दूसरे पार्ट में चलते हैं, कोर्ट में। नॉर्मली कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में तो कोई मामला ये पहुंचा नहीं, और जैसे ही कोर्ट में ये मामला पहुंचता है तो वो किसी भी तरीके से इस बात से इनकार करते हैं कि ये प्यूनिटिव डेमोलिशन है। ये कहते हैं कि इस पे जो है वो नक्शा नहीं पास था, या इस पे वो कॉलोनी जो है वो सही नहीं थी, या तालाब की ज़मीन पे ये मकान बना था, या जब आप उस पे कम्युनल एंगल की बात करते हैं कि मुसलमानों का जो सेलेक्टिव पनिशमेंट है, यानी कि आप मुसलमानों को सेग्रीगेट करके अलग करके पनिश कर रहे हैं, तो कोर्ट में उन्होंने कहा कि जो ये 70 दुकानें हैं, तो कोर्ट में इन 70 दुकानों का तस्करा 4-5 बार हुआ। इंदौर में ये 70 दुकानें थीं जिसमें 50 दुकानें हिंदुओं की थीं और 20 दुकानें मुसलमानों की थीं। तो कोर्ट में हर बार कहा गया कि अगर हम कोई सेलेक्टिव पनिशमेंट का प्रोसेस कर रहे होते तो ये 70 दुकानों में से 50 हिंदू क्यों होते, लेकिन वो प्यूनिटिव डेमोलिशन नहीं था। जहां भी कोर्ट के सामने सरकारें ये बात करती हैं वो हमेशा डेटा में हेरफेर कर देती हैं। जैसे तकरीबन 1400 लोगों को दिल्ली दंगे में अरेस्ट किया गया, उसमें 1100 मुसलमान थे और उन मुसलमानों के खिलाफ बहुत हेवी सेक्शंस लगाए गए थे, और जो नॉन मुस्लिम अरेस्ट हुए थे वो 300 के आसपास थे, और 25-30 लोगों को छोड़ के 27 लोगों का तो एक व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें उन्होंने सबको कबूला था, इसके स्क्रीनशॉट चल रहे थे कि हमने इतने को मारा इतने को मारा। तो उन 27 के अलावा 10-12 और लोगों को छोड़ के सब के ऊपर बहुत माइल्ड सेक्शंस थे। लेकिन जब भी हम लोग उनसे बात करते थे कि कोई डेटा आप दीजिए कि कितने लोगों को अरेस्ट किया गया है इन 4 दिनों में या इस 1 वीक में, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे भाई कितने मुसलमान हैं कितने हिंदू हैं। तो कभी भी वो डेटा नहीं दिया गया। डेटा पूरी दिल्ली का दिया जाता था। अब जाहिर सी बात है, दिल्ली की आबादी 1.25 करोड़ है और आप सिर्फ 3 पुलिस स्टेशन की बात कर रहे हैं, आपको 150 पुलिस स्टेशन का डेटा दे दिया जाएगा तो आप सेग्रीगेट ही नहीं कर पाएंगे कैसे क्या है। तो बहुत ढेर सारी मुल्क के अंदर कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, और वो इंक्रोचमेंट कोई इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर नहीं होते हैं। तो जब भी आप कोर्ट में जाते हैं तो वो इस्टेब्लिश स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं। तो कोर्ट का रुख जो है वो हमेशा हॉस्टाइल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इन पूरी पिटीशंस को 2017 से इंटरटेन नहीं किया, और हमेशा उन्होंने हाई कोर्ट वापस भेजा। कोई सुप्रीम कोर्ट गया भी है तो उन्होंने हाई कोर्ट वापस भेजा। जैसे खरगोन के केस में एक अकबर बी थी, अकबर बी का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था, यानी कि उनको सरकार से 2.5 लाख रुपए मिले थे अपना घर बनाने के लिए। तो सरकार से जब उनको पैसा मिल रहा है तो वो बाकायदा
डीएम वेरीफाई करता है कि ये जगह सही है कि नहीं सही है, जो मकान बनाया जा रहा है सही बनाया जा रहा है, उसके बाद वो पैसा मिलता है। तो अकबर बी का मकान तो कभी गलती नहीं हो सकता, क्योंकि डीएम के वेरिफिकेशन के बाद उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा मिला। लेकिन जब खरगोन ने बुलडोज़र चला तो अकबर बी के मकान पे भी बुलडोज़र चल गया। तो उस वक्त हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अकबर बी के लिए पिटीशन फाइल करी, जिसको उन्होंने वापस इंदौर हाई कोर्ट भेज दिया। एक डायमंड बेकरी थी जिनके पूरे पेपर थे, और उसके बावजूद, उनके पेपर होने के बावजूद, उनकी बेकरी को पूरा गिरा दिया गया था। उसको वापस इंदौर हाई कोर्ट भेज दिया गया। और इन हाई कोर्ट्स में जितने भी प्यूनिटिव डेमोलिशन के केसेस हैं, लास्ट कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे केसेस में हॉस्टाइल हैं। कोई उन्होंने इन बातचीत कभी नहीं करी। सिर्फ कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे जावरा में कुछ जगह हैं, उज्जैन में कुछ जगह हैं, और जबलपुर में 1-2 इंसिडेंट हैं जहां पर उन्होंने स्टे दिया है। अभी 15 दिन पहले जब बुलडोज़र पहुंचे खंडवा में गौकशी के मामले को लेकर, तो हमारी टीम ने 4 मकानों को टूटने का, वो एक लेटेस्ट था कि उसमें उन्होंने स्टे दिया है। तो कुछ हाई कोर्ट्स ने पहले पहुंचने पे तो स्टे दिया है, लेकिन ऐसा भी हमने कुछ उन्हीं अदालतों में अलग जजेस के साथ एक्सपीरियंस ये रहा कि एक जगह जावरा, जिसमें मोहम्मद हुसैन साहब एक हैं, उनका मकान था, और उनके ग्रैंडसन ने, उनके पोते ने किसी एक्टिविटी में, एलिगेशन ये था कि वो मंदिर में गोश्त फेंकने के इल्ज़ाम था। बाद में हालांकि सीसीटीवी फुटेज आई जिसमें दिखाया, पता चला कि वो शामिल नहीं था, दूसरे लोग शामिल थे। तो उनका मकान तोड़ने का नोटिस आया। हम लोग जो है वो 10 बजे हाई कोर्ट में मौजूद थी हमारी टीम। तो पहले कहा गया कि अच्छा, जाहिर सी बात, इंदौर के हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, यानी कि इलाहाबाद और लखनऊ के कोर्ट्स में इतना हॉस्टाइल मामला नहीं है जितना इंदौर में है। वहाँ वकीलों की पिटाइयाँ तक हुई हैं। अगर हिंदुत्वा ब्रिगेड को ये लगता है कि वकील चैलेंज कर देगा, तो उस वकील की भी पिटाई वहाँ पर हुई है। तो ये हुआ कि दिल्ली से किसी वकील को हम लोग ऑनलाइन जोड़ें या बाहर से किसी वकील को ऑनलाइन जोड़ते हैं। तो ये बताया गया कि वो माइक जो है वो काम नहीं कर रहा है, जज साहब का। जज साहब जिस माइक पे हैं वो काम नहीं कर रहा। तो वो माइक ठीक हुआ, फिर जज साहब चाय पीने चले गए। तो जज साहब ने 12 बजे वो ऑर्डर दिया। अब जाहिर सी बात है कि 12 बजे जब वो ऑर्डर होगा तो आधा पौन घंटा वो फैक्स जाएगा, ईमेल जाएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में, पार्टी वकील कंफर्म करेगा। 12 बजे वो ऑर्डर हुआ, 12:15 बजे तक उनका पूरा मकान 15 मिनट के अंदर जेसीबी ने तोड़ दिया। अब इस पूरे प्रोसेस में जो चीज़ें थी, वो कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडियन जुडिशरी को इस पे टारगेट किया। ह्यूमन फर्स्ट करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक डिटेल रिपोर्ट यूएस में रिलीज़ करी कि इंडिया में 2 तरह की अदालतें काम करती हैं। एक अदालत तो जो अदालत हमारी है, और एक अदालत सरकार और ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मिलकर चला रहे हैं, जो इमीडिएट जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं। ह्यूमन राइट लॉ नेटवर्क ने एक लंबी डिटेल रिपोर्ट निकाली। उन्होंने जितने भी इंक्रोचमेंट थे सबको एक साथ लिया, प्यूनिटिव डेमोलिशन की रिपोर्ट नहीं, लेकिन एक लंबी रिपोर्ट निकाली और उसमें प्यूनिटिव डेमोलिशन का एक चैप्टर रखा। एमनेस्टी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट निकाली जिससे बार बार ये कहा गया कि छोटी छोटी चीज़ों में सुओ मोटो लेने वाले कोर्ट्स बुलडोज़र पे क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। सुओ मोटो से मतलब कोर्ट स्वसंज्ञान, जिसको हिंदी में कहते हैं, कि कोर्ट खुद से इनिशिएट करता है। जैसे बंगाल में जो ये डॉक्टर के साथ मामला हुआ, उसमें डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक चल रही थी और जो चीज़ें चल रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने आप से सुओ मोटो एक्शन लिया था। तो इस सुओ मोटो में लगातार ये चीज़ें चल रही थी कि कोर्ट कुछ नहीं कर रहा, कोर्ट कुछ नहीं कर रहा, कोर्ट क्यों हॉस्टाइल है, कोर्ट के ऊपर एक भारी दबाव और एलिगेशंस थे। वो जाहिर सी बात है कि अगर इमीडिएट किसी को इंस्टेंट जस्टिस दे दिया जाए तो ये पूरा जुडिशियल सिस्टम पर अटैक है। ये हमारे और आप पर जो अटैक है, मुसलमानों को तो जो परेशानी दी जा रही है वो झेल रहे हैं और परेशान हो रहे हैं और जो एट्रोसिटीज़ हैं वो फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर मुल्क के जुडिशियल सिस्टम को देखा जाए तो असल ये अटैक मुल्क के जुडिशियल सिस्टम पे था, जुडिशरी के ऊपर ये अटैक था कि जुडिशरी का तो फिर कोई काम ही नहीं बचा। जुडिशरी भाई, हम
हमारी जो जुडिशरी है वो उस बेस पे बात करती है कि उसका काम सिर्फ सज़ा देना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि अगर वो आदमी इनोसेंट है तो उसके जो राइट हैं उनको कैसे प्रिक्योर करना है। अगर आदमी इनोसेंट निकल गया तो फिर आप क्या करेंगे। और इसमें 90% केसेस में ये निकल रहा था कि आदमी शामिल ही नहीं था। बाद में विटनेस झूठे बता रहे थे, जो कि विटनेस ने झूठ बोला, उसने खुद कबूल किया कि हमारे ऊपर प्रेशर लगाया गया था, या वीडियो रिकॉर्डिंग आई तो वो मौजूद नहीं था। तो इसी बीच में हाई कोर्ट जितने भी थे इनके मामले बहुत हॉस्टाइल थे। और सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जो आसाम में डेमोलिशन की कार्रवाई हैं वो लगातार अभी भी बहुत ज़्यादा जारी हैं। और वो जारी रहने के रीज़न क्या हैं कि वहाँ 3 कैटेगरी, बाकी जगह तो प्यूनिटिव डेमोलिशन है, आसाम के डेमोलिशन में वो ये कहते हैं कि आसाम की लैंड, जैसे हिमाचल में वो कह रहे हैं कि 65% फॉरेस्ट लैंड है, और जो आबादी का तनासुब है इस वक्त वो 40% से ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है 10-12% जो एक्स्ट्रा है वो कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट है, तो वो जब चाहें जिसको चाहें वहाँ से हटा सकते हैं। तो आसाम में वो कह रहे हैं कि जिन इलाकों में इंडिजीनियस लोग, आसाम के आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पर बंगाली स्पीकिंग लोगों ने अपने घर बनाए लिए हैं। अब बंगाली स्पीकिंग ज़्यादा कौन है? बंगाली स्पीकिंग ज़्यादा मुसलमान हैं, क्योंकि जब आप सेलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहते हैं तो मुसलमानों को आप सेग्रीगेट कर लेते हैं। दूसरा उनका ये कहना है कि ये जो नदी है ब्रह्मपुत्रा, तो आप सबको मालूम होगा कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो नदियां हैं उनमें से ब्रह्मपुत्रा टॉप पे है, सबसे चौड़ा उसका पार्ट है, और वो हर साल रिवर बेड अपना चेंज करती रहती है। तो इस साल यहाँ पर है नदी का किनारा, अगले साल उधर पहुँच जाएगा। तो एक बड़ी आबादी जो बंगाली ज़बान बोलने वालों की है, जो लोअर आसाम में रहती है, वो नदी के दोनों तरफ रहती है। तो सरकार का ये कहना है कि रिवर 4, उनकी लैंग्वेज में 4 है, तो इस 4 में 2,20,000 मकान जो बने हुए हैं वो इनक्रोच लैंड पे बने हुए हैं। वो पूरी फहरिस्त है। इस डिस्ट्रिक्ट में 38,000, ग्वालपाड़ा में 38,000, तो नौगांव में 5,000, तो करीमगंज में 10,000, वो एक पूरा डिटेल है। लेकिन 85% वहाँ जो नोटिसेज अभी तक इशू हुए हैं उन 2,20,000 में से वो मुसलमानों को इशू हुए हैं। और वो रिवर 4 का ही बहाना करके हर महीने में वहाँ पर 4 से 5 बड़ी बुलडोज़र की कार्रवाई होती है। पिछले हफ्ते गुवाहाटी के बराबर सोनपुर में हुई थी, और शुरुआत उसकी दरांग डिस्ट्रिक्ट से हुई थी, जहाँ पे आपको याद होगा कि एक आदमी आया अपनी झोपड़ी को बचाने के लिए, तो पुलिस ने उस पर गोली चला दी, और गोली चलने के बाद उसकी लाश के ऊपर एक आदमी कैमरा लेकर कूद रहा था, मीडिया का आदमी। वो फोटो वो दरांग डिस्ट्रिक्ट में थी, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर का भाई एसपी था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था, और उसने इस पूरी कार्रवाई को मॉनिटर किया था। तो आसाम में हर महीने 4 से 5, 7, पिछले महीने जो 2, अभी तक जो 2 बड़ी कार्रवाइयाँ लेटेस्ट हुई हैं, तकरीबन 250 मकान शिवसागर डिस्ट्रिक्ट में गिराए गए हैं, फिर उसके बाद 200 गोलाघाट में गिराए गए हैं, और अभी सोनपुर जो गुवाहाटी के आउटस्कर्ट में कामरूप डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है उसमें एक कार्रवाई हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में नहीं आ रहे हैं। तो जब जहांगीरपुरी का केस हुआ था तो हाई कोर्ट का मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की हालत मैंने आपको बताई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जावेद मोहम्मद साहब के मकान को टूटे हुए 24 महीने से ज़्यादा हो गए, और आज तक उनके मकान टूटने की हियरिंग प्रॉपर हाई कोर्ट में नहीं हो पाई है। इंस्पाइट ऑफ दैट कि एक एप्लीकेशन हमने सुप्रीम कोर्ट में भी डाली, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा जल्दी सुनवाई करो, उसके बाद भी साल भर हो गया, कोई सुनवाई नहीं हुई। 2022 में जब जहांगीरपुरी का मामला चल रहा था तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने वो इंक्रोचमेंट की कार्रवाई करी थी, जिसमें उस इंक्रोचमेंट की कार्रवाई में जहांगीरपुरी के जो कच्चे कंस्ट्रक्शंस थे उनको इंक्रोचमेंट मान के वो गिराने जा रहे थे। तो पहली पिटीशन एक डाली गई जमीयत उलमा हिंद महमूद मदनी ग्रुप की तरफ से, और वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। बाद में उसमें बृंदा करात का जो ग्रुप है उसने भी एक इंटरवेंशन फाइल किया, और वो रुक गई, और रुकने के बाद वहाँ पे कार्रवाई रुक गई। लेकिन हर बार ये हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी डेमोलिशन की बात होती थी तो जो सरकारी वकील हैं, जिन्हें सॉलिसिटर जनरल कहते हैं, तुषार मेहता, तो तुषार मेहता साहब हर बार अपने आर्ग्यूमेंट में ये कहते थे कि ये सरकारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा है, जिसके मकान तोड़े जाते हैं वो कहीं आता नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट
ये दिल्ली के एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं और इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, असल जो विक्टिम है वो सामने नहीं आता है, तो वो सुनवाई रुक जाती थी। तो ये पिटीशन जो 2020 में डाली गई, ये भी पिटीशन ठंडे बस्ते में चली गई। फिर क्या हुआ कि पिछले महीने आपने सुना होगा कि उदयपुर में एक छोटे बच्चे ने स्कूल के झगड़े में, मुसलमान बच्चे ने हिंदू बच्चे को स्कूल में चाकू मार दिया। 2 बच्चों का वो झगड़ा था। तो जो बच्चों का बाप था वो किराए के मकान पे रहता था, उसके मकान को राजस्थान सरकार ने उदयपुर में जाके बुलडोज़र से गिरा दिया। जो मकान मालिक था वो ऑटो चलाता था, एक मकान उसने किराए पे उठा रखा था, हार्ट का पेशेंट है कि इससे कुछ आमदनी होगी और मैं कुछ ऑटो चला लूँगा। तो हम लोगों ने APCR की तरफ से राशिद खान को अप्रोच किया और उसके अलावा उस मोहम्मद हुसैन को अप्रोच किया, जो मोहम्मद हुसैन जावरा रतलाम डिस्ट्रिक्ट के थे, जिनका घर स्टे ऑर्डर आने के बाद भी गिरा दिया गया था। और उन दोनों को हम लोगों ने पार्टी बनाकर वो जो 2022 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस जमीयत उलमाए हिंद पिटीशन फाइल हुई थी, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, उसमें हमने मेन पार्टीज़ को, यानी जब मेन पार्टी आ जाती है, जिनका मेन मुद्दा होता है, थर्ड पार्टी नहीं होती, वो रिट पिटीशन हो जाती है। तो हमने फिर एक रिट पिटीशन फाइल करी, जिसको सुप्रीम कोर्ट में हमारे लॉयर्स CU सिंह साहब बहुत सीनियर लॉयर हैं, हमारे साथ नेम प्लेट वाले केस में भी थे, वो पहुँचे। और उसके बाद जो है फौजिया शकील सुप्रीम कोर्ट में हमारी लॉयर थी। तो इन दोनों लॉयर्स को हम लोग ले गए रिट पिटीशन में राशिद खान और मोहम्मद हुसैन की तरफ से। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया कि ऐसा कैसे चल रहा है। हालांकि बड़ी मजाक की बात है कि वकील जज साहब जो है वो मीडिया नहीं देख रहे हैं, या जज साहब अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, या जज साहब को कुछ खबर ही नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया कि आप पैरेलल गवर्नमेंट कैसे चला रहे हैं। तो वो पहला स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था। और उसके बाद उन्होंने अगली डेट अनाउंस करी। उस डेट में अजमेर में एक मदरसे का डेमोलिशन हुआ उस ऑब्जर्वेशन के बाद। तो हम लोगों ने अजमेर के और हमने जो पिटीशन बेसिक फाइल करी थी राशिद खान और मोहम्मद हुसैन के ज़रिए, उसमें हमने ये डिमांड करी थी कि ठीक है, ये तो हर मुल्क में ये प्रोसेस होता है कि सरकार की ज़मीन पर, एग्रीकल्चर लैंड पर, वन विभाग की ज़मीन पर लोग कब्ज़ा कर लेते हैं, सरकारें उनको हटाती हैं, बट उसके लिए कोई गाइडलाइन होनी चाहिए। यानी कि अगर ये सरकार ने तो कभी माना ही नहीं कि ये पेनिटिव डेमोलिशन हो, तो कह रही है हम इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, तो कोई गाइडलाइन आपके पास होनी चाहिए। तो हमारी ये गाइडलाइन को लेकर हम गए थे। इस बीच में ये अजमेर वाला मामला हो गया। जब अजमेर वाला मामला हुआ तो हमने इसको मेंशन किया कोर्ट में कि आपके इतने स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन के बावजूद अजमेर में इस मदरसे को, किशनगंज और अजमेर के बीच में, इसको फला फला तारीख में ऑब्जर्वेशन के बाद गिराया गया है। तो तब उन्होंने पहली बार ये कहा कि 1 अक्टूबर तक कोई भी डेमोलिशन नहीं होना चाहिए, और उन्होंने उस पर स्टे लगाया। हालांकि जो तुषार मेहता साहब थे वो पहली बार कंट्रोल में इस बात से आए कि अभी तक वो बार बार ये बात कहते थे कि विक्टिम नहीं आ रहा, तो पहली बार विक्टिम आ गया था। फिर भी उन्होंने कहा कि आप गवर्नमेंट के हाथ बांध दे रहे हैं। तो उसमें जस्टिस गवई की ये बेंच थी, जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथ की। तो जब उसमें जस्टिस गवई का स्टेटमेंट था कि स्काई विल नॉट फॉल, तो 15 दिन में आसमान नहीं गिर जाएगा आपके ऊपर, और उन्होंने पहली बार उस पर रोक लगाई है। हालांकि इस रोक के बावजूद उसमें उन्होंने 2 चीज़ें कही थी कि रेल और फुटपाथ, इन दोनों को इससे आज़ादी हासिल है इस ब्लैंकेट ऑर्डर से। उसके बावजूद भी 4 से 5 बुलडोज़र की एक्टिविटीज़ अलग अलग सरकारों ने करी हैं। कल रात में बहुत एक कदीमी कब्रिस्तान था सोमनाथ के बराबर में, उसको बुलडोज़ किया गया और वहाँ के लोगों को रोक लिया गया है। और उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी करी। हमारे वकीलों का ये कहना है कि शायद ये जो आने वाली हियरिंग है उसमें वो कंटेम्प्ट के नाम पे उलझाना चाहते हैं, और उलझाकर ये कहीं इस पे कोई प्रॉपर जजमेंट ना आ जाए या प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आ जाए, उसको वो डेविएट करने की चाल है।
और इसी सिलसिले में एक शायद श्रम विहार में भी मेट्रो ने कॉरपोरेशन ने नोटिस दिया है श्रम विहार के लोगों को। वो तो बहरहाल रेल की अथॉरिटी की, अगर रेल की ज़मीन है तो उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से चल रहा है। तो इस पूरी पिटिशन में जो बुलडोज़र की है वो, जिसकी शुरुआत जमीयत उलमा हिंद वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली में थी, बाद में उसमें दूसरी जमीयत अरशद मदनी साहब की भी शामिल हुई, फिर उसके बाद उसमें NFIW नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेंस, ये CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की है, एनी राजा की ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पिटीशन फाइल करी थी। अब 1 तारीख को जो भी लोग थे उन्होंने एक पूरी कंप्लीट, तो इसमें एक पार्टी हम हुए, हमारे को रिप्रेजेंट कर रही हैं CU सिंह और फौजिया शकील, जिसके अगेंस्ट में उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन इशू किए थे। उसके बाद दूसरी पिटीशन है जिसमें नित्या रामाकृष्णन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं जमीयत उलमा हिंद को, अरशद मदनी साहब वाले को, और निज़ाम पाशा और रश्मि सिंह रिप्रेजेंट कर रहे हैं NFIW को, और MR शमशाद साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं महमूद मदनी साहब की जमीयत को। तो ये अलग अलग पूरे दस्तावेज़ हैं। अब उसमें हम लोगों ने पूरा ये पूरे 10 वकीलों के डॉक्यूमेंट हैं जो हम लोगों ने भेजे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं। और उम्मीद ये है कि अगर कोई नया ब्लंडर नहीं हुआ और थोड़ा सा भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विल का इस्तेमाल किया, तो ये जो बुलडोज़र के नाम पर इंस्टेंट जस्टिस चल रहा है उसको 100% तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेसिक लिमिटेशंस आपको हमारी और कोर्ट की भी हम सबको पता है। लेकिन इन सब के बावजूद ये है कि इस पूरे प्रोसेस में इतनी वकीलों का, कल शायद जमीयत उलमा हिंद, उनके पास पिछली बार कोई सीनियर लॉयर नहीं था तो उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी को भी लिया है। तो ये सीनियर लॉयर्स सारे एक साथ होंगे, तो हम सबको उम्मीद ये है कि इस कलेक्टिव एफर्ट से, और स्पेशली उन स्टेट में जहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आना, वो राशिद खान का जो उदयपुर के रहने वाले हैं वो तो एक बार रास्ते से निकले, फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर हमको अपने आदमी भेजने पड़े साइन कराने के लिए। तो वो 2 बेसिक पिटिशनर जो अपनी हिम्मत से गए, क्योंकि उनको उसी स्टेट में रहना है, और वो स्टेट किस तरह से परसिक्यूट करेगा या आप और हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो असल उनकी हिम्मत, और उन सब के बावजूद ये कलेक्टिव एफर्ट्स हैं अलग अलग तरह से। वो एक अलग बात है कि हमको क्लाइंट मिल गए और हम लोगों ने उस जो पिटीशन जो डंप हो गई थी उस पिटीशन को हमने दोबारा रिवाइव किया है। लेकिन इन सब के बावजूद ये उम्मीद है कि अगर कोर्ट अगर थोड़ी सी भी अपनी सीरियसनेस को जाहिर करता है तो तकरीबन 7 साल के बाद इस पे कुछ एक बेसिक गाइडलाइन आ जाएगी। उस बेसिक गाइडलाइन के आने के बाद हम लोग इस पूरी प्यूनिटिव डेमोलिशन की जो कार्रवाई है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एक प्रॉपर अगर गाइडलाइन आ जाएगी तो जिसमें ये कहा गया है कि 3 से 4 प्रोसेस होंगे, कम से कम 20 दिन का टाइम होगा। उसमें आपने नोटिस इशू, क्योंकि अक्सर बैक डेट के नोटिसेज होते हैं, तो नोटिस अगर आपने इशू किया है तो सामने वाले के जवाब को भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके जवाब के बाद वीडियोग्राफी होगी, फिर एक जुडिशरी में से किसी ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा डेमोलिशन की कार्रवाई को देखने के लिए। तो थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाया है कि बहुत ईजी मैनर सरकार न ले पाए। तो ओवरऑल यह है कि अगर कोई अच्छा जजमेंट 1 तारीख को मंगल के दिन आ जाता है तो ये पूरी कार्रवाई रुक सकेगी, और शायद जो दाग जुडिशरी के दामन में लगे हैं उस पर कुछ कमी हो जाए, क्योंकि इस पे असल जो इंक्रोचमेंट था वो इंक्रोचमेंट किसी लैंड का नहीं था, ये जुडिशरी में बैठे हुए जजेस के राइट पे सरकार का इंक्रोचमेंट था। सरकार उनके पावर को इंक्रोच कर रही थी। तो ये आपके सामने जो पूरी कार्रवाई थी वो मैंने पेश की। बहुत बहुत शुक्रिया।